नमस्कार दोस्तों, गुरुजी एन ऑनलाइन चैनल में आपका फिर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में राव सुजा तक बात कर ली थी। हम आगे की बात राव गांगा से लेकर आगे के शासकों की, मारवाड़ के शासकों की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राव गांगा से लेकर। इन्होंने शासन किया था 1515 से लेकर 1531 ईस्वी तक। चलिए, कुछ लोग ये इतिहास ये बताता है कि राव गांगा थे, उनका जो संबंध था सांगा से, राणा सांगा से, बहुत ही अच्छा था। फलस्वरूप इसने क्या किया था, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें 4000 सैनिक भेजे थे और खानवा के युद्ध में इसने भाग लिया था। इसलिए ये इसकी खासियत है राव गांगा की। और इसके अलावा इसकी जो मृत्यु थी 1531 ईस्वी में, इसकी राव गांगा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट मारवाड़ का शासक आता है वो आता है राव मालदेव। जी हाँ दोस्तों, इसने शासन किया था 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ था यहाँ का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम गांगा था, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1531 में। उसके बाद में ये जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चलिए, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था सोजत में। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसने अपने राज्य का विस्तार किया और राज्य का विस्तार किया नागौर, भादराजून, अजमेर, जालोर, मेड़ता, बीकानेर आदि अपने राज्य में इसने मिला लिए। और इसके बाद में एक युद्ध हुआ था दोस्तों, उसकी मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ मालदेव की जो शादी हुई थी वो थी, एक जैसलमेर का शासक था, जैसलमेर का शासक। ये बात है दोस्तों 1536 ईस्वी की। जैसलमेर का शासक था राव लूणकरण। और इसकी एक पुत्री थी, उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इससे इसकी शादी हुई थी। मालदेव की शादी उमादेव से हुई थी। लेकिन इतिहास में कुछ बुक्स ये बताती है कि शादी की पहली ही रात इन दोनों के बीच में अनबन हो गई। इस अनबन की वजह से ये पूरी ज़िंदगी मालदेव से रूठी रही और इसने अपना जो आगामी जो पूरा जीवन है वो तारागढ़ अजमेर में ही निर्वासित किया। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही इसने पूरी ज़िंदगी अपनी निर्वासित की। इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उमादेव रूठी रानी के नाम से भी जानी जाती है और कौन से गढ़ में इसने निवास अपने आजीवन गुजारा किया था। चलिए अब इतिहास में एक स्पेशल युद्ध की बात कर लेते हैं। इस युद्ध की बात मैंने जब बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ाया था उस टाइम भी की थी, लेकिन फिर मैं दोबारा इस युद्ध की डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। गिरी सुमेल का युद्ध। चलिए बात कर लेते हैं गिरी सुमेल के युद्ध की। एक तरफ शेर शाह सूरी और एक तरफ हैं मालदेव। मालदेव के सेनानायक हैं इधर जेता व कुंपा, ठीक है। और इस युद्ध में ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1544 जनवरी 1544 के आसपास। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय बहुत ही मुश्किल से हुई थी। विजय तो हुआ लेकिन बहुत ही मुश्किल से इसकी विजय हुई थी। मालदेव हारा था। मालदेव के हारने का कारण बताऊं, इसमें कई इतिहास की बुक्स ये बताती है कि मालदेव व उसके जो सेनापति थे उसके बीच में अविश्वास पैदा हो गया था। फलस्वरूप मालदेव था वो मैदान छोड़कर भाग गया था और वह जेता व कुंपा दोनों इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। और इस बात में शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के उपलक्ष्य में एक डायलॉग मारा था दोस्तों। वो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं उस डायलॉग को, कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये डायलॉग लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप याद रख लेना। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। इस
युद्ध का जो परिणाम हुआ वो परिणाम क्या हुआ दोस्तों, एक तो क्या हुआ कि जोधपुर दुर्ग पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया, ठीक है, और उसने इस जोधपुर दुर्ग का जो प्रबंधन है वो खवास खां को सौंप दिया, खवास खां को सौंप दिया। उसके बाद में इसने जो जोधपुर, पोखरण, सोजत, पाली, जालोर, नागौर पर थाने कायम कर दिए। और कुछ समय के बाद में जब इतिहास में कुछ बुक्स ये बताती है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में 1545 के आसपास, या कुछ बुक्स ये बताती है कि कुछ समय बाद में मालदेव ने ये जो स्थान इसने शेरशाह सूरी ने जो ग्रहण किए थे वो वापस छुड़वा लिए और वापस अपना अधिकार मालदेव ने जमा लिया। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं, जो मालदेव की मृत्यु हो गई थी वो हुई थी 1562 ईस्वी के आसपास। और मालदेव निसंदेह एक शक्तिशाली शासक था। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने उसकी प्रशंसा करते हुए एक उपाधि दी थी, हस्मत वाला राजा कहा था, हस्मत वाला राजा। अब बात करते हैं अपन राव चंद्रसेन की। इसकी बहुत ही डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे कि सेकंड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें कुछ भी अपन इस हिस्सा छूट न जाए, इसलिए अपन बात करेंगे राव चंद्रसेन की। इसने शासन किया था 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। इसके पिता का नाम था मालदेव, जिसका अपन ने अभी अध्ययन किया है, मालदेव, और माता का नाम था उमादे। चलिए, इनकी बात हो गई। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो राव चंद्रसेन थे। राव चंद्रसेन के भाई थे, एक का नाम था राम, दूसरे का रायमल, और उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध था ये, उदय सिंह और चंद्रसेन। कुछ बुक्स में लिखा है ये 6 भाई थे, लेकिन इन 4 भाइयों के बारे में ही जानकारी मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं इन भाइयों की। तो जो राव चंद्रसेन था वो बहुत ही कुशल और प्रतापी शासक था, बचपन से ही दिख रहा था। इस वजह से जो मालदेव थे चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन इन तीनों भाइयों के बीच में असंतोष पैदा हो रहा था कि हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। लेकिन आखिर में चंद्रसेन को 1562 ईस्वी पर जब मालदेव की मृत्यु हुई तो इनको जोधपुर का शासन संभाला और गद्दी पर ये बैठे। चलिए, फिर क्या हुआ, जब राज्यारोहण हो गया तो इन भाइयों तीनों राम, रायमल और उदय सिंह के बीच में असंतोष बढ़ गया, और चंद्रसेन ने राम और उदय सिंह के विरोध का इसको सामना करना पड़ा, और उसको विरोध को इसने चंद्रसेन ने दबा भी दिया। चलिए बात कर लेते हैं 1563 ईस्वी की। चंद्रसेन ने अपने भाई राम के खिलाफ चढ़ाई की, तो फलस्वरूप एक नागौर का शासक था हुसैन कुली बेग। चलिए, ये राम है चंद्रसेन का भाई, ये हुसैन कुली बेग के यहाँ आ टपका। इस बात का फायदा अकबर ने उठाया कि इन भाइयों के बीच में लड़ाई तो हो ही रही है, और मारवाड़ का जो आर्थिक महत्व है, सब कुछ हर तरीके से महत्व था। तो इसका फायदा अकबर ने उठाया, और अकबर ने क्या किया, इस राम के पक्ष में उस चंद्रसेन के खिलाफ 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां था नागौर का शासक, उसके नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी 1564 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां। चलिए, उसके बाद में क्या हुआ, होना वही था जो मंजूर खुदा था हुआ, और जोधपुर किले पर अकबर का आधिपत्य हो गया। और चंद्रसेन कहाँ चला गया? चंद्रसेन साहब जी यहाँ से भाग छूटे, ये चले गए भादरा जून, जो कि जालौर में पड़ता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे जब ये भादरा जून चले गए, 1570 की बात करेंगे। 1570 में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया था। 1570 की नागौर दरबार। इतिहास ये कहता है दोस्तों कि मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी कहा जाता है इस नागौर दरबार को। क्यों कहा जाता है, अपन देख लेते हैं। इस नागौर दरबार में
अनेक राजपूत शासकों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति देकर ये हाँ में हाँ मिला दी थी कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। लेकिन राव चंद्रसेन और पृथ्वीराज जो महाराणा प्रताप हुए हैं, वो ये दो शासक ऐसे हुए हैं जो अकबर की आंखों के कांटे थे, इन कांटों को वो ताउम्र अपनी आंखों से निकाल नहीं पाया। तो चलिए बात कर लेते हैं इस नागौर दरबार में कौन कौन उपस्थित हुए थे। जो पहला हुआ था जैसलमेर का नरेश था, जैसलमेर नरेश रावल हर्राय। दूसरा मैंने आपको बीकानेर का जब इतिहास पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कल्याणमल आया था, राव कल्याणमल आया था अपने दो बेटों के साथ, पृथ्वी सिंह और राय सिंह। चलिए उसका बाद में जो राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था उदय सिंह, वो भी इसमें आया था। मोटा राजा उदय सिंह भी इसमें आया था। चलिए उस बात को जब इन राव चंद्रसेन को जब इस बात का पता चला तो वो भी इस नागौर दरबार में भाग लेने आ गए कि इस मुगल सरकार की जो नीति थी उसको जानना चाहते थे, इसलिए ये राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित हुए। लेकिन इनको यहाँ आकर कुछ अनसुना लगा, अटपटा लगा, नागवार गुजरा, इस वजह से वो वहाँ से भाग छूटे और वापस भादराजोन चले गए। और इतिहास साफ जाहिर है कि उसने राव चंद्रसेन जी ने गुलामी स्वीकार नहीं की अकबर की, फलतः वो वापस वहाँ से चले गए। और जब चले गए तो जाहिर सी बात है किसी शासक की आप सारे जो अधीनता स्वीकार कर रहे हैं और एक बंदा जो अधीनता स्वीकार नहीं करे तो अकबर को वहाँ पर गुस्सा आया। अकबर को गुस्सा आया तो उसने अनेक सैन्य अभियान उसके खिलाफ भेजे, चंद्रसेन के खिलाफ। उन सैन्य अभियानों की बात करेंगे कि कौन कौन से चंद्रसेन के विरुद्ध उनको पकड़ने के, उनको मरवाने के अभियान भेजे और फलतः अकबर कभी भी सफल नहीं हो सका। चलिए बात कर लेते हैं 1572 ईस्वी की बात करते हैं। इसने 1572 ईस्वी में जब जो राय सिंह था कल्याणमल का बेटा, उसको इसका पकड़ने विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, चंद्रसेन के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भेजा। लेकिन वहां से जो चंद्रसेन थे वो सिवाना चले गए। उस टाइम सिवाना में जो रायमल था उसका बेटा था राय लोक कोलमरोल, वो वहां पर मौजूद था। वहां पर उस भतीजे के पास ये चले गए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। 1572 के आसपास ही इन्होंने एक बार राय सिंह और हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में एक बार फिर गए, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग छूटे और उनके हाथ में नहीं आए। चलिए 1572 ईस्वी की बात कर लेते हैं। 1572 ईस्वी में अकबर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और उसने जोधपुर की जो जिम्मेदारी थी, जोधपुर का जो प्रशासक था वो राय सिंह को नियुक्त कर दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं 1574 ईस्वी के आसपास की। एक और सैन्य अभियान इसने भेजा, किसके नेतृत्व में? जलाल खां के नेतृत्व में, कि चंद्रसेन को आप पकड़कर लाइए। लेकिन जलाल खां मारा गया। चलिए उसके बाद में 1576-77 ईस्वी की आसपास की बात कर लेते हैं। उसमें एक और शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान गया और शाहबाज खान के नेतृत्व में गया तो ये राव चंद्रसेन थे वो सारण की पहाड़ियों में चले गए, वहाँ से मतलब भाग लिए। सारण की पहाड़ियाँ ये पड़ता है साहब सोजत और पाली के आसपास, ठीक है। तो ताउम्र जिंदगी में ये अपना जो गुजर बसर है वो किलों में रहकर, महलों में रहकर, पहाड़ों और जंगलों में करते रहे और ये कभी भी अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। और चलते चलते 11 जनवरी 1581 को इनका स्वर्गवास हो गया। चलिए इनके बारे में विशेष बात कर लेते हैं कि इन्होंने किसकी तुलना की, इन्होंने किससे की है।
और मैंने आपको बता दिया कि उस समय वास्तव में जो महाराणा प्रताप और चंद्रसेन यही दो स्वाभिमानी वीर अकबर की आंखों के कांटे थे। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों व जंगलों को तवज्जो दिया था। चलिए इनकी जो तुलना है वो या अपन पढ़ लेते हैं। विश्वनाथ रेऊ, जो अपन ने पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा था, विश्वनाथ रेऊ ने कहा था कि ये गढ़वाल वंशज हैं। विश्वनाथ रेऊ ने इसकी तुलना की है महाराणा प्रताप से। ठीक है, और इसे इतिहास में मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं। और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट शासक की। इसके बाद में राव चंद्रसेन जी के बाद में आए थे, वो हुए थे मोटा राजा उदय सिंह ने 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक शासन किया था। ये चंद्रसेन का बड़ा भाई था, बड़ा भाई चंद्रसेन का, जो अपन पहले जान चुके हैं। और ये 4 अगस्त 1583 ईस्वी को ये जोधपुर का शासक बना, क्योंकि अकबर इसकी सेवा से प्रभावित हुआ था, इसकी वजह से इसको यहाँ का शासक बनाया था। और जो इस उदय सिंह की एक पुत्री थी जगत गोसाई, उसका विवाह इसने जहांगीर से करवा दिया था। और इन दोनों की जो संतान थी वो था खुर्रम। ठीक है, और उदय सिंह का एक पुत्र था, उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह। ये 1609 में इसने क्या किया था, किशनगढ़ बसाया था। ये मैंने एडिशनल जानकारी आपको दे दी, किशनगढ़ बसाया था। और यहाँ पर जो राठौड़ वंश का जो तीसरा केंद्र था, जो राठौड़ सत्ता का, वो इसने ही बसाया था, किशनगढ़। किशन सिंह ने, जो ये उदय सिंह का ही पुत्र था। और दोस्तों इसमें और कुछ खास बात नहीं है, 1595 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं एक जो शासक आए थे आगे के, राव सूर सिंह। 1595 से लेकर 1619 ईस्वी तक। अकबर ने 1604 ईस्वी में सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी। बस इसमें इंपॉर्टेंट इतनी ही है, सवाई राजा की उपाधि। किसने दी थी, अकबर ने। बस ये इंपॉर्टेंट वाली बात है दोस्तों इसमें। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं महाराजा गज सिंह। 1619 से लेकर 1638 तक इन्होंने शासन किया था। और जहांगीर ने 1621 में गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी थी। पिछली बार अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसको दी थी, राव सूर सिंह को। और यहां पर जहांगीर ने क्या दिया, उपाधि दलथंबन की। ये उपाधि याद रख लेना दोस्तों। और गज सिंह की एक प्रेमिका थी, अनारा बेगम। ठीक है, और अनारा बेगम के प्रभाव में आकर इसने जो जसवंत सिंह था, इसका बेटा, छोटा बेटा जसवंत सिंह, उसको इसने वहां का उत्तराधिकारी बनाया था। फलस्वरूप क्या हुआ, जो इसका जो बड़ा बेटा था अमर सिंह, ये क्या होगा, ये रुष्ट होकर शाहजहां की शरण में, शाहजहां के दरबार में चला गया। ये इसकी खासियत थी दोस्तों कि अनारा बेगम इसकी प्रेमिका थी। उसने इसके प्रभाव में आकर इसने छोटे बेटे जसवंत सिंह को यहाँ का मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनने की बात कही थी। फलस्वरूप अमर सिंह यहाँ नाराज हो गया और शाहजहां के दरबार में जा टपका।
चलिए बात कर लेते हैं इनके स्वर्गवास की। स्वर्गवास हुआ था दोस्तों इनका 1638 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही बस दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शासकों की बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।